दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस प्रेप के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ परीक्षा के जो इतिहास विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उनके आंसर को देखेंगे। यह वीडियो जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज का 5वां वीडियो है। इससे पहले हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिन भी छात्र छात्राओं ने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बंदा बहादुर एक सिख नेता थे जिसने गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद मुगलों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। उनको किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान पकड़कर मार डाला गया था? तो बंदा बहादुर को जो है फर्रुखसियर के शासनकाल के दौरान जो है पकड़कर मार दिया गया था। फर्रुखसियर को घृणित कायर भी कहा जाता था। ठीक है, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों के एक अप्रत्यक्ष कैदी के रूप में 6 वर्षों तक इलाहाबाद के किले में निवास किया था? तो शाह आलम द्वितीय थे। इन्होंने इलाहाबाद के किले में जो है 6 वर्ष तक अप्रत्यक्ष कैदी के रूप में निवास किया था। तीसरा प्रश्न देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख धर्म के 10वें गुरु थे। चौथा प्रश्न है, गुरु नानक देव जी का जीवन वृत्तांत किसने लिखा है? तो सिख धर्म के 5वें गुरु हैं अर्जुन देव। इन्होंने ही गुरु नानक देव का जीवन वृत्तांत लिखा है, जिसे आदि ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की थी और स्वर्ण मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा था उसे पूर्ण कराने का श्रेय जो है सिख धर्म के गुरु अर्जुन देव को जाता है। वे जो है अर्जुन देव, वे शाहिदीन दे सरताज के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। शाहिदीन दे सरताज के रूप में प्रसिद्ध थे और इन्हें जहांगीर के राजकुमार जो थे खुसरो की मदद के लिए, जब ये जहांगीर के राजकुमार उसके पुत्र खुसरो की मदद किए थे तो उसी के आरोप में इन्हें मार दिया गया था, सिख धर्म के 5वें गुरु को। 5वां प्रश्न देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि कहां पर स्थित है? तो महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि स्थित है। गुरु गोविंद सिंह जी ने 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित श्री हुजूर साहिब में अपने प्राणों को त्याग दिया था। तभी से इसी दिन को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, अर्थात 7 अक्टूबर को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वह 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना साहिब, बिहार के पटना साहिब में हुआ था। 6वां प्रश्न है, सिख धर्म के किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि की रचना की थी? तो गुरुमुखी लिपि की रचना जो है गुरु अंगद ने की थी। 7वां प्रश्न है, किसके शासनकाल में गुरु नानक देव से सिख धर्म की स्थापना की थी? तो गुरु नानक देव जो है उन्होंने सिकंदर लोदी के शासनकाल में जो है सिख धर्म की स्थापना किए थे। 15वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी का शासनकाल चल रहा था, उसी समय में गुरु नानक देव जो है सिख धर्म की स्थापना किए थे। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? 8वां प्रश्न है, सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। 1699 ईस्वी में जो है गुरु गोविंद सिंह जो है खालसा पंथ की स्थापना किए थे। यह भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। 9वां प्रश्न है, हरमिंदर साहिब जिसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है के संस्थापक गुरु कौन थे? मतलब इसकी जो है नींव किसने रखी थी? तो गुरु रामदास ने रखी थी। ठीक है, रामदास ने इस स्वर्ण मंदिर की स्थापना शुरू की थी और जो इसको पूर्ण कराने का श्रेय जाता है इनके पुत्र जो थे गुरु अर्जुन देव जो है इस मंदिर को पूर्ण कराए थे। अब आइए पूरा जान लेते हैं तथ्य इसके बारे में। सिख धर्म के चौथे गुरु गुरु रामदास थे। ये अकबर के समकालीन थे और अकबर ने इन्हें 500 बीघा भूमि प्रदान की थी, जहां पर इन्होंने अमृतसर नगर बसाया था।
यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि अमृतसर नगर किसने बसाया? तो गुरु रामदास ने बसाया था। इसी नगर में इन्होंने सिखों के सबसे पवित्र गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, की नींव 1577 ईस्वी में रखी थी, परंतु इसका निर्माण जो है उनके पुत्र गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण का शिलान्यास प्रसिद्ध संत मियां मीर ने किया था। ठीक है, अगर शिलान्यास पूछ लेगा तो प्रसिद्ध संत थे उस समय के मियां मीर, उन्होंने ही इसका शिलान्यास किया था। 10वां प्रश्न है, खालसा कहे जाने वाले योद्धाओं का समुदाय किस सिख गुरु के अंतर्गत बना? तो गुरु गोविंद सिंह जो है खालसा पंथ की स्थापना किए थे 1699 ईस्वी में। तो गुरु गोविंद सिंह इसका उत्तर हो जाएगा। खालसा का अर्थ जो होता है शुद्ध होता है। 11वां प्रश्न देखते हैं, जाति प्रथा और अस्पृश्यता को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर की परंपरा किसने स्थापित की थी? तो गुरु अंगद देव ने जो है लंगर की परंपरा स्थापित की थी। कौन से शहर में स्वर्ण मंदिर स्थित है? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो की खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका अमीर खुसरो द्वारा निभाई गई थी। भारत के शुक या भारत के तोते अमीर खुसरो का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली में। इनका मूल नाम था मोहम्मद हसन। मूल नाम था मोहम्मद हसन अमीर खुसरो का। 15वां प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में जीतल का क्या अर्थ होता था? तो जीतल जो है वो सिक्का के लिए प्रयोग में लाया गया था। जीतल जो होता था वह तांबे का सिक्का होता था, और इस जीतल को चलाने वाला जो शासक था वह इल्तुतमिश था। इसने 2 सिक्के चलाए, चांदी का टका, मतलब टका सिक्का चलाया जो चांदी का बना होता था, और जीतल चलाया जो कि तांबे का बना होता था। 16वां प्रश्न है, चचनामा मूलतः किस भाषा में लिखा गया था? तो चचनामा एक ग्रंथ है, वह अरबी भाषा में लिखा गया था, और चचनामा जो है वह सिंध के इतिहास के बारे में बताता है। चचनामा जो है सिंध के इतिहास से संबंधित एक पुस्तक है। इस पुस्तक का जो है अरबी से फारसी में जो अनुवाद किया था वह अली बिन अबू बकर कुर्फी द्वारा किया गया था। इसके लेखक को जो है अनुवादक को आप जान लीजिए, अली बिन अबू बकर कुर्फी। 17वां प्रश्न है, 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था। हुंडी का क्या तात्पर्य है? हुंडी का इस्तेमाल जो है विनिमय पत्र के रूप में किया जाता था। विनिमय पत्र इसका आंसर हो जाएगा। हुंडी का तात्पर्य होता था विनिमय पत्र। 18वां प्रश्न है, 1500 एडी में पुर्तगालियों द्वारा भारत का प्रथम यूरोपीय कारखाना किस शहर में बनाया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा भारत का जो प्रथम यूरोपीय कारखाना बनवाया गया था वह कालीकट में बनवाया गया था, कालीकट में। और दूसरा कारखाना जो है 1501 ईस्वी में कोचीन में स्थापित किया गया था। 1500 में कालीकट में और 1501 ईस्वी में कोचीन में स्थापित किया गया था पुर्तगालियों का कारखाना। 19वां प्रश्न है, पहले यूरोपी जिन्होंने भारत के साथ व्यापार शुरू किया था? तो पुर्तगाली थे वही पहले यूरोपी जिन्होंने भारत के साथ व्यापार शुरू किया था। 20वां प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत में किस समुद्र तट पर उतरा था? तो कप्पाड़ समुद्र तट पर उतरा था। कप्पाड़ को जो है कालीकट कहा जाता है, उसी का नाम है कप्पाड़। तो कालीकट समुद्र तट या कप्पाड़ समुद्र तट पर उतरा था। जब 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा जो है केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट, जिसे कप्पाड़ समुद्र तट कहा जाता है, वहीं पर उतरा था। 21वां प्रश्न है, मुख्य रूप से डच किस वस्तु को भारत से व्यापार करते थे? तो मुख्य रूप से जो डच थे वह भारत से कपड़ों का व्यापार करते थे। यह डच जो थे मूलतः हालैंड अथवा नीदरलैंड के निवासी थे। यह 1602 ईस्वी में भारत आते हैं। जो नीदरलैंड के निवासी डच थे वे 1602 ईस्वी में भारत आए थे। और डचों की भारत में जो है पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में लगाई गई थी। और अगर आपसे पूछे कि बंगाल में पहली फैक्ट्री डचों की कब लगाई गई,
तो 1627 ईस्वी में पीपली में स्थापित किए थे। और डचों का अंत होता है 1759 ईस्वी में। एक युद्ध होता है, बेदरा का युद्ध। यह बेदरा का युद्ध जो हुआ था वह अंग्रेजों से हुआ था, और इसी युद्ध में जो है अंग्रेजों से ये पराजित होते हैं और डचों का भारत से पतन हो जाता है। 22वां प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक। 23वां प्रश्न है, भारत में पहली बार जिस क्षेत्र में एंग्लो फ्रेंच संघर्ष हुआ वह कहां पर स्थित था? तो एंग्लो फ्रेंच संघर्ष हुआ था वह कर्नाटक के क्षेत्रों में स्थित हुआ था, जिसे प्रथम कर्नाटक के युद्ध के नाम से भी जाना गया, और यह भारत के दक्षिणी क्षेत्र में फैला हुआ था। तो आइए जानते हैं जो एंग्लो फ्रेंच संघर्ष हुआ था वह क्या था। तो जो प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था, अर्थात अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में जो युद्ध हुआ था वह 1746 से 1748 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसे प्रथम कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह जो युद्ध हुआ था वह यूरोप के आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था, जो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार से संबंधित युद्ध, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए यह युद्ध हुआ था, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। तो अगर क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है तो कर्नाटक के क्षेत्र में हुआ था, और कर्नाटक का क्षेत्र जो है भारत के दक्षिण में स्थित है, तो भारत के दक्षिणी क्षेत्र में यह संघर्ष हुआ था। 24वां प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन थी? तो रायगढ़ थी। 25वां प्रश्न है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 ईस्वी में अफगानों और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें अफगान शासक जो थे अहमद शाह अब्दाली था, ठीक, और मराठा सेना का जो सेनापति था इस युद्ध में सदाशिवराय भाऊ था। अफगानों और मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में, और अफगानों की तरफ से नेतृत्व करता अहमद शाह अब्दाली था, और मराठों का नेतृत्व कर रहा था सदाशिवराव भाऊ। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जो है विजय हुआ। और इस युद्ध के जो प्रत्यक्षदर्शी थे वह थे काशीराज पंडित। इन्होंने कहा था, काशीराज पंडित ने, कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वह मराठों के लिए प्रलयंकारी सिद्ध हुआ। आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह किसका कथन है कि पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयंकारी सिद्ध हुआ था? तो काशीराज पंडित का। 26वां प्रश्न है, रानी अहिल्याबाई कहाँ की शासक थी? तो रानी अहिल्याबाई जो है इंदौर की शासक थी। रानी अहिल्याबाई होलकर वंश के इंदौर की शासक थी। 27वां प्रश्न है, उस धार्मिक व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने छत्रपति शिवाजी पर बहुत प्रभाव डाला था। तो इनके गुरु थे गुरु रामदास। इन्हीं का सर्वाधिक प्रभाव जो है छत्रपति शिवाजी पर पड़ा था। नाना साहब के रूप में किसे जाना जाता है? तो मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव को नाना साहब के रूप में जाना जाता है, नाना साहब के नाम से जाना जाता है। 29वां प्रश्न है, मराठा राज्य के पहले पेशवा कौन थे? तो मराठा राज्य के पहले पेशवा जो थे वह बालाजी विश्वनाथ थे। 30वां प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई था। शिवाजी का जन्म जो है 19 फरवरी 1630 ईस्वी को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था, और शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव जो है 1674 ईस्वी में रखी थी। 31वां प्रश्न है, जून 1665 में छत्रपति शिवाजी और जयसिंह प्रथम के मध्य कौन सी संधि हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी। 1665 ईस्वी में जयसिंह प्रथम और शिवाजी के मध्य जो है पुरंदर की संधि हुई थी, और जयसिंह जो थे वह मुगल शासक औरंगजेब की तरफ से थे। ठीक है, तो इस प्रकार कहा जा सकता है मुगलों और शिवाजी के मध्य जो है कौन सी संधि हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी, जो कि जून 1665 ईस्वी में हुई थी। 32वां प्रश्न है, किसने फतहुल मुजाहिद्दीन लिखा है? तो टीपू सुल्तान थे, उन्होंने ही फतहुल मुजाहिद्दीन नामक पुस्तक लिखी है। 33वां प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय शासक कौन थे जिन्होंने पहली बार सहायक संधि के प्रस्ताव को स्वीकार किया था? तो हैदराबाद के निजाम थे, इन्होंने ही
लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। यह जो सहायक संधि थी वह एक प्रकार की मैत्री संधि थी, जिसे 1798 से 1805 के दौरान जो है लागू किया गया था। और इसे लागू करने वाला जो था वह लॉर्ड वेलेजली था। इसने देशी राज्यों के साथ संबंध बनाने के लिए यह संधि प्रयोग में लाई थी। सबसे पहले यह संधि जो है हैदराबाद के निजाम के साथ 1798 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद जो है मैसूर के साथ की जाती है 1799 ईस्वी में, फिर अवध के साथ, फिर पेशवा, भोंसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर और बूंदे तथा भरतपुर के साथ यह संधि की गई थी। तो यह इसका क्रम है, आप याद कर सकते हैं कि सबसे पहले जो है हैदराबाद, फिर मैसूर, अवध, इस प्रकार जो है पेशवा, भोंसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, बूंदी तथा भरतपुर के साथ की गई थी और यह संधि 1805 ईस्वी में समाप्त हो गई थी। तो यह इस संधि का जो कार्यकाल था वह 1798 से 1805 के दौरान यह संधि प्रयोग में लाई गई थी। दूसरा मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो इसका उत्तर है मंगलोर की संधि। आइए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में जान लेते हैं। तो यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था 1780 से 84 के मध्य लड़ा गया था। यह युद्ध हैदर अली और अंग्रेजी सेना के विरुद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो है हैदर अली घायल हो जाता है और हैदर अली की 7 दिसंबर 1782 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। हैदर की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो है युद्ध का संचालन उसके पुत्र टीपू सुल्तान द्वारा किया जाता है। इस युद्ध का जो है संचालन जो है टीपू सुल्तान ने किया और इस युद्ध को 1784 ईस्वी तक जारी किया और अंततः यह युद्ध जो है मंगलोर की संधि के साथ समाप्त हो जाता है। 35वां प्रश्न है, टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 17 अप्रैल 1799 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। इस युद्ध में जो है अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो लॉर्ड वेलेजली कर रहा था। और इस युद्ध में जो है 4 मई 1799 ईस्वी को टीपू सुल्तान युद्ध में लड़ते लड़ते मारा जाता है और इस युद्ध के बाद मैसूर राज्य पर जो है अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। 36वां प्रश्न है, पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में किस शासक ने अंग्रेजों को हराया था? तो पहले आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था वह 1767 से 69 ईस्वी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मैसूर का शासक था हैदर अली, इन्होंने ही अंग्रेजों को हरा दिया था और यह युद्ध जो है मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ था। 37वां प्रश्न है, अंग्रेजों से लड़ने के लिए टीपू सुल्तान ने किसकी सहायता ली थी? तो फ्रांसीसियों की सहायता ली थी टीपू सुल्तान ने, क्योंकि टीपू सुल्तान जो था वह फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य था। 38वां प्रश्न है, मैसूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो मैसूर राज्य का संस्थापक जो था वह हैदर अली था। ठीक है, हैदर अली। इस प्रश्न का उत्तर होगा हैदर अली। अब मैसूर राज्य की स्थापना जो है वह 1612 ईस्वी में वाडियार वंश ने की थी। हालांकि वाडियार वंश का एक सेनापति था, एक सैनिक था, हैदर अली जो था वह वाडियार वंश के का एक सैनिक था। इसी ने ही मैसूर साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? यह 39वां प्रश्न है। बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और मीर कासिम के नेतृत्व में अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध जो है आपका 1764 ईस्वी में हुआ था अंग्रेजों और मीर कासिम के मध्य, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था और मीर कासिम के साथ दो और लोग थे। अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट जो थे वह शाह आलम द्वितीय मीर कासिम के सहायता कर रहे थे। इन तीनों लोगों की संयुक्त सेनाओं के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को कंपनी के स्वामित्व का जिम्मा दिया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है कंपनी के स्वामित्व का जिम्मा दे दिया गया था। 41वां नंबर प्रश्न है, उस युद्ध का नाम बताइए जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुए थे। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था और यह युद्ध सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव
और सिराजुद्दौला के मध्य यह जो प्लासी का युद्ध होता है, इसमें सिराजुद्दौला पराजित हो जाते हैं। 42वां प्रश्न देखते हैं, किस एक्ट के द्वारा बंगाल की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, और भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। 43वां प्रश्न है, बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। 44वां प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग थे। 45वां प्रश्न है, कौन सी लड़ाई ब्रिटिश का भारत में बढ़त बनने के लिए जिम्मेदार है? तो बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 ईस्वी में। यही वह लड़ाई थी जिसमें ब्रिटिश जो है वो भारत में पूर्ण रूप से बढ़त बना लिए थे। 46वां प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। 47वां प्रश्न है, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच संधि कब और कहां हुई थी? तो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच जो संधि हुई थी उसको अमृतसर की संधि कहा जाता है। यह संधि जो है अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को हुई थी, और उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड लॉर्ड मिंटो प्रथम था। 48वां प्रश्न है, भारत के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत का कौन सा प्रांत एकबद्ध होकर स्वाधीन होने की योजना लेकर आगे बढ़ा था? तो पंजाब प्रांत था। वह एकजुट और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना को लेकर आगे आया था, जबकि भारत की स्वतंत्रता से पहले असम, बंगाल, बिहार भारत का हिस्सा बन गए थे। 49वां प्रश्न है, कौन से एक्ट ने प्रांतीय स्वायत्तता का प्रस्ताव दिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है प्रांतीय स्वायत्तता का प्रस्ताव दिया गया था, अर्थात प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को एक कार जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं कहा है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया कि यह एक कार है जिसमें ब्रेक तो है परंतु इंजन नहीं है। 50वां प्रश्न देखते हैं, भारत में चुनाव के सिद्धांत का प्रतिपादन किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी के द्वारा हुआ था। इस प्रकार जो है आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।